हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मैथ्स क्लास 7th मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए जो एग्जाम आपका 22 सितंबर 2023 को होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन को इनको सोल्व करना है। तो देखो क्या कहा गया है, -30 डिवाइडेड बाय 10। तो देखो जो इस तरह के नंबर होते हैं, अगर दोनों तरफ माइनस होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और अगर एक नंबर माइनस और एक नंबर पॉजिटिव होता है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक होता है, तो उस समय आंसर क्या आता है, माइनस में आंसर आता है। तो देखो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। -30 डिवाइडेड बाय 10। तो देखो जब इसे कट करेंगे तो -3 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, -36 डिवाइडेड बाय -9। जैसे कि मैंने अभी बताया, इस तरह से अगर नंबर होते हैं तो ये नंबर आपस में कट जाते हैं। ये जो मार्क्स हैं ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब 9 के टेबल में 4 पे 36 आता है, तो 4 आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, +4। यही क्वेश्चंस को देखो हिंदी में समझाया गया कि मूल्यांकन करना है इसका आपको। तो देखो अभी जो समझाया वही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, मोहन अपने बैंक में 2000 रुपये जमा करता है। जब भी हम कोई राशि को जमा करते हैं तो प्लस का निशान आ जाता है, और अगले दिन 1642 रुपये निकाल देता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में, मतलब कि निकालना कि उसने अपने पैसे जो थे उसमें से निकाल लिया। तो ये कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक। यदि खाते से निकाली गई राशि को ऋणात्मक द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और जमा की गई कुल राशि को कैसे दर्शाएंगे, तो जमा की गई राशि को धनात्मक हम दिखाएंगे, और साथ में अब मोहन के पास कितना शेष पैसे बचे हैं वो हमको पता लगाना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को समझना है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। कुल राशि कितनी है उसके पास में, 2000। तो ये है धनात्मक। निकाली गई राशि कितनी हो गई, 1642 रुपए। और अब अंतिम राशि क्या होगी, जमा की गई राशि प्लस निकाली गई राशि। तो हमारे पास में निकाली गई राशि क्या है, माइनस में। तो देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 2000 रुपये हमारे पास में पहले थे, हमने कितने निकाल दिए, 1642 रुपये निकाल दिए। तो अब हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 358 रुपये बच जाएंगे। यही क्वेश्चन देखो इंग्लिश मीडियम में दिया गया है कि 2000 रुपीज़ उसके अकाउंट में उसने क्या किया है, डिपॉजिट किया है, मतलब कि ये है पॉजिटिव नंबर है। इसके बाद में 1642 क्या है, उसने विड्रॉ किया है, तो ये है नेगेटिव नंबर। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर नेगेटिव नंबर को हम नेगेटिव इंटीजर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो पॉजिटिव नंबर को, डिपॉजिट को कैसे करेंगे, पॉजिटिव नंबर से, और विड्रॉ हमारे पास में जो कैश है, जो बाद में कितने पैसे बच जाएंगे। तो देखो ये पूरा सॉल्व करके दिखाया है। 2000 रुपीज़ उसके अकाउंट में है, उसको रिप्रेजेंट किस तरह किया जाएगा, -1642, और लास्ट में इस तरह से आप इसको सोल्व कर देंगे। अब उसके पास में 358 रुपीज़ बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, श्रीनगर में सोमवार को तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। तो सोमवार को कितना था, -5। फिर मंगलवार को इनमें से 2 डिग्री और गिरावट आई। तो देखो हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये हमने 5 लगाया, ठीक है, -5, और ये है इसका +5। पहले क्वेश्चन को हल्का सा हम इसी तरह से सोल्व कर लेते हैं। अब वो कह रहा है कि 2 डिग्री और गिरावट आई, तो कितना हो गया, -7 होगा, क्योंकि इसी तरह बढ़ेगा। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, तो मंगलवार को क्या हो जाएगा, -7। बुधवार को तापमान 4 डिग्री था, तो अब बुधवार को यहाँ पे हमने कर दिया 4 डिग्री था, सेल्सियस बढ़ गया। बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो हम यहाँ से 4 काउंट करेंगे यहीं से, क्योंकि मंगलवार को कितना था, -7 था। तो अब इसमें 4 ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो हम इधर चला जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6, 5, 4 और 3, तो कितना हो जाएगा, -3 डिग्री हो जाएगा। तो इस दिन का तापमान, तो आइए हम सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे पूरा दिया गया है, थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लेते हैं जिससे कि सोल्व करना आसान हो जाए, ठीक है। तो देखो क्या कहा गया है, सोमवार को तापमान था -5 डिग्री। श्रीनगर में मंगलवार को तापमान 2 डिग्री कम हो गया, तो सोमवार का तापमान -2 डिग्री। तो -5 था उसका, और -2 ऐड कर दिया उसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, -7 डिग्री। श्रीनगर में बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, मंगलवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो -7 थे, +4 हो गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है, तो -3 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार हमें ये सोल्व करना है पूरा क्वेश्चन। अब देखो इसी को इंग्लिश में दिया गया है कि मंडे को इसको देखो नंबर लाइन से आप करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। हम अब नंबर लाइन से करते हैं। देखो उसने क्या कहा, 1 2 3 4 5। मंगलवार को क्या है, -5, ये सब माइनस में है, -5 डिग्री है। अब उसने क्या कहा, ट्यूसडे को, सॉरी सोमवार को, क्या मंडे को क्या है, -5 है, और ट्यूसडे को क्या कहा है, 2 डिग्री सेल्सियस और कम होगा। तो कम होगा तो वो इधर जाएगा, तो यहाँ पहुँच जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, -7, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, ट्यूसडे को ही हो गया। वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, मतलब तापमान बढ़ गया। तो पहले कितना था, -7 था, 4 डिग्री बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, 4 डिग्री हम आगे चले जाएंगे, तो 1
2 3 4। तो अब यहाँ पे क्या आया माइनस, यहाँ पे सॉरी यहाँ पर क्या आया -3। तो अब जो वेडनेसडे को तापमान कितना हो जाएगा, टेम्परेचर कितना हो जाएगा -3। तो देखो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि मंडे को कितना था -5, अब ट्यूसडे को कितना हो जाएगा -5 -2 कितना हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे को 4 डिग्री टेम्परेचर ऐड हो गया, प्लस हो गया, तो -5 प्लस 4 डिग्री सेल्सियस, तो -3 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, किसी विशेष दिन अस्पताल में नवजातों शिशुओं का जन्म इतने उन्होंने वेट दिया, कितना वेट हुआ। तो वजन को घटते अनुसार अपने को क्या करना है, पुनर्व्यवस्थित करना है, उच्चतम वजन निर्धारित करना है, सबसे कम वजन निर्धारित करना और सीमा निर्धारित करनी है। उस दिन कितने बच्चे पैदा हुए, तो और कितने शिशुओं का वजन 2.5 से कम था, कितने शिशुओं का वजन 2.8 से अधिक था और कितने शिशुओं का वजन 2.8 किलोग्राम था। तो ये पूरा सॉल्यूशन हमको करना है। तो आइए देखो उसी टेबल के अकॉर्डिंग जो टेबल हमें दी गई थी उसी को हम सीक्वेंस करते हैं। पहले हम करते हैं घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम में मतलब कि सबसे पहले था 3.1, इस तरह से सीरीज पूरा आपको करना है और लास्ट में क्या आ जाएगा 2.1। आप थोड़ा सा पॉज करके एक बार इसको जो ये रीडिंग है इसको एक बार नोट कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब सबसे उच्चतम वेट कितना है 3.1 और सबसे न्यूनतम वेट कितना हो गया 2.1, सबसे कम वजन कितना हो गया। उसके बाद रेंज निकालनी है हमको। रेंज निकालने के लिए क्या किया जाता है, अधिकतम में से कम को घटाया जाता है। रेंज कहते हो या बहुलक भी कह देते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे 3.1 में से 2.1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 kg। और अब उसको टोटल कितने बच्चों का जन्म हुआ, तो 15 बच्चों का जन्म हुआ। अब उन्होंने पूछा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो 2.5 किलोग्राम से कम है। तो 4 ऐसे बच्चे हैं जो 2.5 किलोग्राम से कम है, उसमें से काउंट करना है हमको यहाँ पे, क्योंकि वो जो नंबर था वो पीछे चला गया मेरे लिए, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी वापस से लेके आने में। आपको क्या करना है, ये नंबर सारे लिख लो, उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कितने बच्चों का वजन 2.8 किलोग्राम से अधिक था। तो 4 बच्चे थे जिनका वेट जो 2.8 से अधिक था। उसके बाद 2 बच्चे ऐसे जिनका वेट कितना है 2.8 किलोग्राम। सेम इंग्लिश में यही क्वेश्चन दिया गया है कि द वेट ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी इज हॉस्पिटल इज पर्टिकुलर डे एज द फॉलोइंग। ये वेट दिया गया है, देखो यहाँ पे ये पूरे नंबर दिए गए हैं। टोटल ये 15 बच्चे हैं और सबसे ज़्यादा वेट है 3.1 और सबसे कम वेट है 2.1। द रेंज डिसेंडिंग, इसको आपको क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि सबसे बड़ा जो है सबसे ऊपर लगाना है और सबसे छोटा आपको नीचे लगाना है। उसके बाद उसका हाईएस्ट वेट कितना है, लोएस्ट वेट कितना है, रेंज कितनी है, कितने बच्चों का जन्म हुआ है उस दिन और कितने बच्चे हैं जो 2.5 से जिनका वेट कम है, 2.8 से ज़्यादा है या 2.8 है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो वेट असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया। हाईएस्ट वेट कितना है 3.1 अभी हमने देखा था, और लोएस्ट वेट कितना है 2.1। रेंज कितनी है, तो रेंज कैसे निकाली जाती है, मैक्सिमम और जो मिनिमम ऑब्जर्वेशन है उनके बीच को माइनस कर दो तो कितना आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो टोटल कितना उस दिन बॉर्न हुआ, उसको काउंट करेंगे तो 15 आएगा। 2.5 से 4 बेबीज ऐसे हैं जिसका वेट 2.5 से कम है और 4 ही ऐसे बेबी है जिनका वेट 2.5 से ज़्यादा है, 2.8 से ज़्यादा है, और 2 ऐसे बेबी हैं जिनका वेट क्या है 2.8 के बराबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कोण ज्ञात कीजिए जो पूरा कोण के बराबर हो। पूरा कोण के बराबर हो ऐसा कोण आपको ज्ञात करना है। तो देखो क्या कहा गया कि माना वह कोण x है, इस कोण का पूरा कोण भी x ही होगा। तो देखो क्या कहा जा रहा है, पूरा कोण में कहा माना कोण x है और दूसरा कोण पूरक, ये दोनों कोण बराबर है किसके, पूरा कोण। पूरा कितना होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो x यहाँ पे किया 2x हो गया, ये किसके इक्वल आ गया 90 के। तो x इक्वल किसके आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 2 45, मतलब 45 डिग्री का आंसर हो जाएगा। पूरा कोणों का सम आपको पता होना चाहिए कितना होता है, पूरा कोणों का सम 90 डिग्री होता है। तो देखो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन सेम है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल इज कॉम्प्लीमेंट, अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो ऐसे एंगल को लेना है। तो सेम माना कि आपका एक एंगल है x है, उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना है x है, उसके इक्वल x कितना है x ही एंगल है, और दोनों का सम कितना आ जाएगा, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री 90 है और सप्लीमेंट्री कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 45 डिग्री हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आप सैंपल पेपर भी जरूर कर लीजिएगा, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और उसी पैटर्न में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, संपूरक कोण, एक कोण दिया गया है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि संपूरक कोण का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एक कोण अगर 70 दिया है तो दूसरा अगर हम 180 में से माइनस करेंगे तो हमारा दूसरा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, यदि उन कोणों का योग
180 है तो दोनों कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे कोण जिनका सम कितना होता है, देखो इस लाइन पे ये वाले कोण, ये कोण क्या कहेंगे, एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाए जाएंगे। इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर एक यहाँ पर 70 है तो 180 में से 70 माइनस करेंगे तो 110 आ जाएगा। दूसरा 120 डिग्री का समपूरक कोण कितना हो जाएगा, 60। 180 में से 120 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। सेम वही पूछा गया है, फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ फॉलोइंग एंगल्स। हमें क्या बनना है, सप्लीमेंट्री एंगल्स लेने हैं। तो अगर एक 70 है तो आपको सीधा करना है, सप्लीमेंट्री एंगल देखते हैं आपको 180 में से माइनस कर देना है तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा, 110 आ जाएगा। और दूसरा 120 डिग्री है तो 180 में से माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फिर यही आ गया, निम्नलिखित कोणों का प्रत्येक पूरक कोण ज्ञात करो। पूरक कोण जैसे ही आएगा आपको क्या करना है, 90 में से माइनस कर देना। तो देखो जो अभी हमने किया वही हम करेंगे। 90 में से हमने क्या किया, 35 को माइनस कर दिया, 55 आ गया। सेकंड में हमें क्या करना है, 72 दिया गया है तो 90 में से ये 900 नहीं है, 90 है। 90 में से हमें क्या करना है, 72 माइनस करना है तो 18 डिग्री हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, पूरक कोण आ जाएगा। ठीक है, एक बारी मेरे साथ आप बोलेंगे कि पूरक डिग्री के कोणों का जो योग है वो कितना होता है, 90, और संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 80। इसी तरह से आपको यहाँ पे बात करते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री है उनका 90 डिग्री एंगल होता है और जो सप्लीमेंट्री एंगल है उनका 180 होता है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप। तो देखो ये आंसर अभी मैंने किया 35 है, 90 में से 35 माइनस करेंगे 55 आएगा। इसी तरह से 90 में से 72 एंगल डिग्री माइनस करेंगे, ये 900 नहीं है, मैं फिर बता देती हूँ। 90 में से 72 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, एक आयताकार शीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। परिमाप में कितना है, 100 सेंटीमीटर, और उसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए और क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, चौड़ाई ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, आयताकार शीट का परिमाप कितना है, 100 सेंटीमीटर, और इसकी शीट की लंबाई कितनी है, 35 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला लगाना है परिमाप का। परिमाप का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, कुछ फॉर्मूलेज आपको ज़रूर आने चाहिए मैथ्स में। आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट लगाएंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमें क्या, किसका फॉर्मूला है, ये है यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला है ये है आयत के परिमाप का फॉर्मूला। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखो परिमाप की कितनी वैल्यू दी गई है, यहाँ पे 100 वैल्यू दी गई है। 2 लंबाई हमें पता है 35 से, चौड़ाई हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, अब 2 को इधर ले जाएंगे, 100 देखो किया क्या है हमने, अब ये 100 ये 2 इधर ले गए। अब यहाँ पे क्या बता, 35 प्लस चौड़ाई, जो चौड़ाई थी। अब देखो क्या हुआ, ये हो गया 50 हो गया। 50 में से अब थोड़ा सा आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। हमने क्या किया है, 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल किसके हो गया, 35 प्लस चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई को x मान लेते हैं। अब इसको सोल्व किया तो ये हो गया 35। अब ये नंबर हम इधर ले जाएंगे तो माइनस कर देंगे 35। अब ये माइनस होगा, इक्वल किसके हो गया, x के। तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा चौड़ाई। अब सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम करेंगे 35 गुना 15 कितना हो जाएगा, 525 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आयताकार शीट का क्षेत्रफल। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में दिया गया है, क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, समझ में आपको आ गया होगा। रेक्टेंगुलर शीट है जिसका कि पैरामीटर दिया गया है 100, लेंथ दी गई है 35, ब्रेथ आपको निकालनी है। तो देखो फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूले यहाँ पे देखो लिखा है मैंने, रेक्टेंगुलर शीट 100 सेंटीमीटर है जिसका पैरामीटर 100 है और लेंथ कितनी है 35। तो हमको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हो जाएगा। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे सारी, देखो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। तो फाइनली जो ब्रेथ हमारे पास में कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम फॉर्मूला निकालेंगे एरिया का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमारे पास में लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 to 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। सबसे पहले देखो शेप कहा गया, ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 × b × h। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। इसी को हिंदी में बता देती हूँ, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का फॉर्मूला जो पैरामीटर है परिमाप के लिए क्या किया जाता है, इसकी तीनों भुजाओं को आपको क्या करना है, प्लस करना है। a + b + c आपको भुजाओं का करना है, ये याद कर लीजिए, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद स्क्वायर की बात करते हैं, वर्ग की बात करते हैं। वर्ग की जब हम बात करते हैं, एक सेकेंड, वर्ग की जब हम बात करते हैं तो वर्ग का अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल, एरिया मतलब कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, ए की स्क्वायर, मतलब कि जो भुजा है, भुजा की स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिए ए, या साइड की स्क्वायर लिख दीजिए, भुजा की स्क्वायर। क्षेत्रफल इस तरह से निकाला जाता है। पैरामीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, ये इसका है वर्ग का, याद कर लीजिए, 4 गुना भुजा, ये क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप। उसके बाद हम बात करते हैं रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का यहाँ पे क्या होता है, एरिया, अगर अभी हमने देखा क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसका एरिया। तो हम लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, एक आयत का
क्षेत्रफल होता है। और आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 गुना 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछे जाएंगे, इनको याद कर लीजिएगा। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मेरे चैनल पर, अगर आप चाहते हैं कि बाकी सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊं तो आप कर लीजिएगा, मुझे इस कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और इसके अलावा सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस सभी सब्जेक्ट की जरूर कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के आपको सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज।